नमस्ते सूर्या और उनकी सुरजियों, भाइयों और उनकी बहनों, भाइयों। देखिए, हम आज पटवार के विशेष योजना कार्यक्रम के तहत मिले हुए और ये वीडियो बनाया। इसके तहत जो है कि हम क्या कर रहे हैं, पटवार के अलग अलग सेक्शन बांट रहे हैं और ये जो पूरा वीडियो वो योजनाओं से संबंधित है। अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर कर दोगे तो आपको 5 मिनट में कई से अच्छी खुशखबरी देखने मिलेगी। तो हम योजनाओं की बात करें उससे पहले हमको चीज़ समझनी होती है कि जैसे कोई भी सरकार होगी, है ना, राज्य सरकार होगी, केंद्र सरकार होगी, वो सभी सरकारें अपनी समस्त योजनाओं को 2 भागों में बांट रखते हैं। एक होती है फ्लैगशिप योजना और एक होती है जन कल्याणकारी सामान्य योजना। देखो, फ्लैगशिप योजनाओं को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि जो फ्लैगशिप योजना होती है वो गर्लफ्रेंड की तरह होती है। जैसे कि आपकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, तो वो आपकी बनी, तो आपको जब तक वो आपकी गर्लफ्रेंड है तब तक आपको उसको साथ रहना पड़ेगा, उसको नखरे झेलने पड़ेंगे, उसकी बातें सुननी पड़ेंगी, उससे बातें करनी पड़ेंगी रेगुलर, है ना, उसकी सारी चीज़ें, उसका ध्यान रखना, उसकी केयर करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। मतलब वो आपके लिए वर्तमान में सब कुछ है, आपकी प्रायोरिटी सर्वाधिक सबसे ज़्यादा जिसके लिए वो उसके लिए। तो ये सरकार की तरफ से फ्लैगशिप योजना उनकी होती है गर्लफ्रेंड। सरकार की रीढ़ की जो हड्डी होती है, ऐसा मानिए कि अगर किसी सरकार को नेक्स्ट बार भी वापस चुन के आना है, राज्य में वापस 5 साल की सरकार बनानी है, तो उनको अपनी फ्लैगशिप योजनाओं पे बहुत अच्छे ढंग से काम करना पड़ता है। उन योजनाओं का क्रियान्वयन एकदम सही तरीके से करना होता है। तो फ्लैगशिप योजना सरकार की गर्लफ्रेंड की तरह ही होती है। तो आप समझिएगा कि फ्लैगशिप योजना वे योजना होती है जिस पर सीएम हर मंथ मॉनिटरिंग करता है, हर मंथ उसकी रिपोर्ट लेता कि उस योजना में कितना काम हुआ, कितना काम नहीं हुआ, क्या आगे अपडेट हो सकती है, कितना और आइडिया नए हो सकते हैं, ये सब काम करता है हर महीने के अंदर। इसको हम कहते हैं फ्लैगशिप योजना, सीधी और सामान्य भाषा में। और एक होती है जन कल्याणकारी योजना। ये जितने प्रकार की जन कल्याणकारी योजना होती है वे थोड़ी सामान्य होती है। मतलब उस पर ऐसा नहीं कि सीएम हर महीना मॉनिटरिंग करेगा। इस पर क्या होता है, जो मंत्रालय होता है जिससे संबंधित, वो इसके ऊपर काम करता है, वो इस पर ध्यान देता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सीएम उस पर जरा भी ध्यान नहीं देगा, परंतु जितनी फ्लैगशिप योजना पे दे रहा है इतना जन कल्याणकारी योजनाओं पे नहीं देगा। उस पर वो संबंधित जो विभाग है वे इस पर अधिक काम करते हैं और वे उसको ध्यान रखते हैं। तो आपको फ्लैगशिप और जन कल्याणकारी योजनाओं का अंतर समझ में आ गया होगा। देखो, जन कल्याणकारी योजनाओं को आप इस तरह समझ भी सकते हैं कि जैसे एक्स होती है ना, एक्स गर्लफ्रेंड, तो जैसे एक्स गर्लफ्रेंड होगी तो वो जैसे दूर चलेगी, ठीक है, उसको आपको रोज़ मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है, रोज़ उसको बात करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको थोड़ा इग्नोर भी कर सकते हो, ये सब। तो वो होगी एक्स ने, जो फ्लैगशिप योजना होगी वो होगी आपकी मेन जीएफ। जब भी हम योजनाओं को पढ़ते हैं तो योजनाओं को पढ़ने का एक ही तरीका होता है, उन योजनाओं में खुद को फील करना होता है कि हम उस योजना के अंदर अगर होते तो हम इसका लाभ कैसे उठाते, हमारे लिए योजना किस प्रकार फ़ायदेमंद होती। बड़ी मशहूर एवं फेमस योजना की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो मेरा ये बताना आपको, कोई भी योजना जब हम पढ़ते हैं तो हमको उसकी पूरी डिटेल्स याद होनी चाहिए। उसके अंदर करंट में कुछ हो रहा वो हमको याद होना चाहिए, उसके अंदर क्या नया कुछ अपडेट हुआ है उसको हमको ध्यान रखना चाहिए। वहाँ से हमेशा प्रश्न उठते हैं, खास करके आजकल के टाइम में अगर हम योजनाओं की बात करें तो कूट के रूप में प्रश्न अधिक होते हैं। तो पहली योजना हमारी है एग्रिस्टिक योजना, बहुत ही फेमस योजना, प्रश्न बनने के बहुत अच्छे खासे चांस है। देखिए, सबसे पहले तो हम योजना है क्या उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो एक फार्मर आईडी इसके तहत बनाई जाएगी जो कि 11 अंकीय कोड है। जैसे हमने भामाशाह आधार कार्ड ऐसे बने, तो उसी प्रकार एक फार्मर आईडी बनाई जाएगी जिसमें 11 अंक के कोड है। और इसका मूल उद्देश्य या मुख्य उद्देश्य क्या है कि किसानों की जानकारी का व्यापक डेटाबेस तैयार करना है कि किसान के पास कितनी ज़मीन है, वो उस कौन कौन सी फसलें उगाता है, उसके परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है, उसकी वार्षिक आय कितनी है, ये सारी जानकारियाँ इससे क्या होगी, सरकार के पास पूर्ण रूप से आ जाएगी। यह जो योजना है वो केंद्र सरकार की योजना है और राज्य सरकार इसको क्रियान्वयन अच्छे ढंग से करेगी। तो इस योजना को केंद्र एवं राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने एवं सुगमता एवं पारदर्शिता डालने के लिए किया गया कि देखो, जब ये कोड बन जाएगा, 11 अंक की कोड फार्मर आईडी बन जाएगी, उसके बाद क्या होगा कि जितनी भी योजनाएं जो कि सरकार को किसानों तक पहुंचानी है, वे सभी योजनाएं बहुत ही अच्छे ढंग से पहुंचेगी क्योंकि सारा डाटा सरकार के पास होगा। तो ये योजना का संचालन किया गया 5 फरवरी 2025 को और योजनाएं
ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर एग्रिस्टिक योजना के तहत फार्मर आईडी बनाने का अभियान चलाया जाएगा। कब से चलाया जाएगा? 5 फरवरी से 31 मार्च। ये देखिए पूरे देश में योजना चलाई जा रही है 5 फरवरी 31 मार्च के तहत। राज्य सरकार ने सीकर में इस योजना का क्या चलाया? पायलट प्रोजेक्ट चलाया। आपको ये याद होना चाहिए, सीकर के अंदर पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। एग्रिस्टिक कृषि से संबंधित डिजिटल सार्वजनिक बुनियाद ढांचा उपलब्ध कराने में केंद्र सरकार की एक परियोजना है। इसके तहत डिजिटल रूप से क्रॉप सर्वे, फार्मर रजिस्ट्री, भू संदर्भित नक्शे का डाटाबेस निर्माण कर प्रत्येक किसान को विशिष्ट आईडी प्रदान की जाएगी। मुख्य रूप से जो ये एग्रिस्टिक योजना है वो पीएम किसान सम्मान निधि में ऑटोमेशन, किसान क्रेडिट कार्ड योजना सहित अन्य जितनी भी कल्याणकारी योजना होगी इनकी पहुंच आसानी से हो सके, इसलिए ये योजना चलाई जा रही है। आपको याद क्या रखना है? तो 5 फरवरी 2025, 5 फरवरी से 31 मार्च तक ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर फार्मर आईडी बनाने का काम किया जाएगा। राजस्थान के अंदर सीकर जिले को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया है और 11 अंकीय कोड है। ठीक है, ये तो बात होगी इस योजना की। अब देखिए जब ये योजना हुई उसके बाद 31 मार्च को उसके रिजल्ट आए, तो रिजल्ट में क्या है कि जो फार्मर रजिस्ट्री एग्रिस्टिक योजना है उसमें देश भर में जो हमारा राजस्थान है उसका पूरे देश में कौन सा स्थान रहा? पहला स्थान रहा। 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार सरकार की एग्रिस्टिक प्रोजेक्ट के तहत किसानों की जमीन को आधार से लिंक कराने पर राजस्थान देश भर में पहले स्थान पर रहा है। राज्य ने 13% काम पूरा भी कर लिया, मतलब आप मानिएगा 80% काम पूरा हो चुका है। और हम बात करें कि राज्य में सबसे अच्छा प्रदर्शन किसने किया, तो 3 जिले आपको याद रखने पड़ेंगे, डिडवाना कुचामन, नागौर और कोटपुतली बहरोड। वापिस मैं आपको बताता हूँ, डिडवाना कुचामन, नागौर और कोटपुतली बहरोड। और जो सबसे निम्न स्थिति पे काम कर रहा है वो है बीकानेर, 48.27% के साथ इसकी स्थिति निम्न बनी हुई है। अब आप समझिएगा पूरी चीज को, पूरे कॉन्सेप्ट को, कि किस योजना के तहत क्या होता है कि अगर कि राज्य सरकार अगर काम करती है तो उसको पैसे दिए जाते। कितने कुल मिला के पैसे दिए जाते हैं? 562 करोड़ रुपए। मतलब अगर आपने 100% काम पूरा कर लिया तो आपको 562 करोड़ रुपए केंद्रीय सहायता मिलेगी। तो केंद्र सरकार ने इसके लिए अलग अलग लक्ष्य बनाए रखे। अगर 25% काम पूरा हो जाता है तो 112 करोड़ रुपये, 50% काम पे 169 करोड़ रुपये, 50 से 75% अगर हो गया तो 281 करोड़ रुपये, और 75 से 100% हो जाने पर 394 करोड़ रुपये का इंसेंटिव जारी करने की घोषणा। अगर आपको ये चार्ज ये नहीं याद रहता प्रतिशत पे तो कोई नहीं, पर आप 562 करोड़ रुपये याद रखिएगा। शीर्ष 3 जिले याद रखिएगा और साथ में बीकानेर की स्थिति जो निम्नतम वो याद रखिएगा, और 81.13% काम पूरा हो जाना भी आपको याद होना ही चाहिए। और सीकर राजस्थान के अंदर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया था, सबसे पहला जिला। देखिए, गाय हमारी माता और तुम सबको कुछ नहीं आता। केवल गाय ही नहीं, भैंस भी, क्योंकि वो भी हमें दूध देती है। भैंस ही नहीं, भेड़ें, बकरियां भी और साथ में ऊँटनी भी। तो मैं जिस योजना की बात कर रहा हूँ आप सब समझ गए होंगे, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। देखिए, योजना को शुरू किया गया था 15 दिसंबर 2024 को। पूर्व में भी योजना थी और इस योजना के तहत जो पहले योजना के अंदर जो पशु थे वो केवल गाय और भैंस ही थी, 2 ही थी। परंतु वर्तमान में जब 15 दिसंबर 2024 को मंगला पशु बीमा योजना लागू की गई तो इसमें 3 पशुओं को और जोड़ा गया। 3 पशुओं में कौन कौन है? ऊँटनी, भेड़ एवं बकरी। संपूर्ण योजना के अंदर पशुओं की 2 श्रेणी बनाएगी। पहली बड़े पशु और दूसरे छोटे पशु। बड़े पशु में कौन कौन होगा? गाय, भैंस एवं ऊँट, और छोटे पशु में भेड़ और बकरी। ठीक है, आप ये चीज़ समझ गए होंगे। अब आप ध्यान रखिएगा, सब मिलाकर, सभी को मिलाकर 21 लाख पशुओं का निःशुल्क बीमा करवाया जाएगा। सभी जितने भी हैं सब मिलाकर 21 लाख पशु का निःशुल्क बीमा करवाया जाएगा, जिससे 5 लाख गाय, 5 लाख भैंस हैं, 5 लाख भेड़ एवं 5 लाख बकरी भी, और साथ ही में 1 लाख क्या है? ऊँट है। देखो आप ही समझिएगा, सब मिला के 21 लाख पशुओं का बीमा करना है, जिससे 5 लाख गाय, 5 लाख भैंस, 5 लाख भेड़ ने 5 लाख बकरी, और 1 लाख जो है वो कौन है? ऊँट है। अब इसके अंदर एक और चीज़ इंपॉर्टेंस ध्यान रखना, ये दुधारू पशुओं का बीमा है यहाँ पे, मतलब जो दूध देंगे उन पशुओं का बीमा है। उस ऐसा नहीं कि सभी पशुओं का बीमा हो रहा है, नहीं, जो दूध देंगे दुधारू पशुओं का बीमा होगा। अब हम योजनाओं में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जैसे जब बीमा होगा तो बीमा में जैसे कोई एक व्यक्ति, एक किसान है,
उस किसान के पास कितने पशुओं का बीमा हो जाएगा। तो या तो उसके पास 2 गाय हो तो 2 गायों का बीमा हो जाएगा, या 2 भैंस हो तो 2 भैंसों का बीमा हो जाएगा, या 1 गाय या 1 भैंस का बीमा होगा। ध्यान से आप समझिएगा, सब मिला के बड़े पशुओं का 2 बड़े पशु लिए जाएंगे, या तो आप 2 गाय ले लो या 2 भैंस ले लो या 1 भैंस और 1 गाय ले लो। ये तो बड़े पशु की बात है। और साथ ही में अगर छोटे पशु भी है तो प्लस साथ में 10 भेड़ या 10 बकरियों का भी बीमा होगा। देखिए आप ये समझिएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन भरा, सही बात है आपकी बात, कि अगर कोई व्यक्ति है, कोई किसान है, उसके पास गाय भी है ना भैंस भी, तो 1 गाय 1 भैंस का हो जाएगा, या 2 गाय तो 2 गायों का या 2 भैंसों का हो जाएगा। साथ ही में ये तो बड़े पशु हो गए, मान लो छोटे पशु होते तो यहाँ पे 10 भेड़ 10 बकरी का बीमा भी हो जाएगा। ये तो एक उसका ट्रेंड है। साथ में दूसरा ट्रेंड क्या है, या तो 10 बकरी या 10 भेड़ करा लो आप, या 1 ऊँट का करा लो। मतलब अगर किसी व्यक्ति के पास भेड़ एवं बकरियां नहीं हो और गाय भैंस और ऊँट हो, तो आप 1 गाय 1 भैंस का करा लो और साथ में 1 ऊँट का भी बीमा करा सकते हो। तो इसका जो संपूर्ण ये योजना चल रहा है, उसका जो नोडल विभाग है वो कौन होगा, पशुपालन विभाग होगा। योजना का संचालन राज्य की जो बीमा एवं प्रावधान निधि विभाग की ओर से ट्रस्ट मोड पर इसका होगा। और देखो सबसे महत्वपूर्ण जो है कि जो बीमा करवाने के लिए पशुपालक का क्या होना चाहिए, जनाधार होना चाहिए। बिना जनाधार के आप इस बीमा के अंदर भाग नहीं ले सकते। अब मान लो ये पशुओं में से कोई मर जाता है तो आपको बीमा राशि पता होनी चाहिए। तो बड़े पशु के मृत्यु पर 40,000 रुपये का मुआवजा दे प्रति पशु बड़े पशुओं पर 40,000 रुपये का मुआवजा दे। जबकि अगर ये छोटे पशु होते हैं, मतलब भेड़ एवं बकरी होती, तो इसके अंदर 4,000 रुपया प्रति पशु दिया जाता। मतलब कितना, 4,000 रुपया प्रति पशु दिया जाएगा छोटे में, और बड़े में कितना, 40,000 रुपया प्रति पशु दिया जा रहा। तो इस योजना में आपको क्या ध्यान रखना, पहली चीज़ 15 दिसंबर 2024 को योजना शुरू की गई। बड़े पशु के मर जाने पर 40,000, छोटे पशुओं के ऊपर 4,000 प्रति पशु, टोटल मिला के 21 लाख, जिसमें 5 लाख गाय, 5 लाख भैंस, 5 लाख भेड़, 5 लाख बकरी और 1 लाख ऊँट का। ठीक है, 2 श्रेणियाँ हैं, बड़े पशु और छोटे पशु। अब लास्ट में एक और चीज़ रहेगी, बीमा की अवधि। तो बीमा की अवधि है मात्र 1 वर्ष की। 1 वर्ष के लिए बीमा होगा, उससे ज़्यादा का नहीं होगा। और साथ ही में लास्ट पॉइंट, बजट वर्तमान में जो इसके लिए बजट जारी किया गया वो 400 करोड़ रुपए रखा गया। देखो नेक्स्ट योजना बहुत ही अच्छी योजना, और मैं तो मानता हूँ ये योजना बहुत पहले आ जानी चाहिए थी, परंतु कुछ नहीं, दुर्घटना से देर भली। योजना क्या है, मुख्यमंत्री घुमंतु आवास योजना 2024। आप खुद सोचिए, अगर आप ऐसे ही घूमते रहते हैं ना, आपके पास घर ना होता, तो आप बारिश के अंदर, गर्मी के अंदर आपको कितनी तकलीफ पड़ती। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, तो उनके लिए राज्य सरकार एक योजना लाई। किनके लिए लाई, प्रदेश की विमुक्त, घुमंतु तथा अर्ध घुमंतु समुदाय के लिए एक योजना शुरू की गई। इस योजना का नाम था मुख्यमंत्री घुमंतु आवास योजना 2024। अब है क्या, आप ध्यान सुनिएगा। योजना का वर्ष 2024, मुख्यमंत्री घुमंतु आवास योजना। विभाग जो है, उस विभाग का नाम याद रखें। देखो आप खुद एक कल्पना कीजिए, हमको जब विभाग याद करने पड़े थोड़ी जोर आता, मैं मानता हूँ, पर आप खुद कल्पना कीजिए कि घर बनवाने है ना, और जो लोग घूम रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, उनके लिए घर बनाने, तो ऐसा कौन सा विभाग हुआ, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। स्वाभाविक है, जो समाज को न्याय दे रहा है वही विभाग इसके अंदर काम करेगा। ठीक है, उद्देश्य मैंने आपको बता दिया गया कि जो विमुक्त हैं, घुमंतु हैं और अर्ध घुमंतु, 3 शब्दों का प्रयोग है। समुदाय, व्यक्ति जिनके पास स्वयं के क्या है, मकान नहीं है, मतलब खुद के घर नहीं है, उनको मूलभूत सुविधाएं सहित, मतलब वे सभी सुविधाएं भी अंदर होंगी, पक्का मकान निर्माण के लिए कुछ अनुदान दिया जाएगा और उनके स्थायी रूप से पुनर्वास भी किया जाएगा। अब हम मुख्य बिंदु पे आते हैं, कितना दिया जाएगा। तो आवेदक को आवास निर्माण के लिए 1.20 लाख रुपए दिए जाएंगे। कितनी किस्तों में दिए जाएंगे, 3 किस्तों में दिए जाएंगे। वापस सुनना आप, आवेदक को आवास निर्माण के लिए रुपए दिए जाएंगे 1.20 लाख, मतलब 1,20,000 रुपये दिए जाएंगे, 3 किस्तों में दिए जाएंगे। अब हम उन 3 किस्तों की बात करते हैं। देखो पहली किस्त जब आपके घर की नींव भर जाएगी, मतलब 20,000 की नींव भराई। दूसरी किस्त लेंटर, 50,000 रुपये लेंटर तक के दिए जाएंगे। और जो तीसरी किस्त होगी, जब आप छत का निर्माण करोगे तब तीसरी किस्त आपको दी जाएगी, वो कि 50,000 की, मतलब 20, 50 और 50,000 के रूप में आपको ये 3 किस्तें दिए जाएंगे।
पहली चीज़ तो आपको ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। और एक स्पेशल इसके अंदर एक और चीज़ है कि जब आप स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12,000 रुपये तथा 90 मानव दिवस के श्रमिक श्रम वेतन के लिए 23,940 रुपये भी दिए जाएंगे। कहने का मतलब देखिए सरकार आपको 1,20,000 तो दे रही है, साथ ही साथ में भाई आप काम कराओगे तो मजदूर लगेंगे, श्रमिक लगेंगे, उनको पैसे देने हैं, तो उनके लिए भी जो पैसे दे रही है वो कौन दे रही है? सरकार ही दे रही है। 12,000 रुपये तथा 90 मानव दिवस के श्रमिक श्रम वेतन के लिए 23,940 रुपये भी दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप देखो बहुत ही महत्वपूर्ण योजना और आसान योजना है। ठीक है, और साथ में मकान निर्माण, हाँ अब इसका एरिया देखिए अलग अलग बताया गया है, मतलब गांव में इतने वर्ग मीटर का घर उस क्षेत्र में मकान बनेगा और शहरी क्षेत्र में इतने बनेगा। तो जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए 25 वर्ग मीटर और शहरी क्षेत्र के लिए कितना? 30 वर्ग मीटर। तो आप इस योजना को याद रखिएगा। 2024 के अंदर 1,20,000 और 3 किस्तों के अंदर दिए जा रहे हैं ना। उष्ट पालक लाभार्थी के लिए उष्ट संरक्षण योजना, देखो मेरे को समझ नहीं आया इस योजना को बीच में चलाया वापस बंद कर दिया। इसको बंद करने की आवश्यकता क्या थी? हम चूँकि एक ऊँट मैक्सिमम मतलब राज्य में, हमारे राज्य के अंदर ऊँटों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है, और तो ऊँटों का संरक्षण की जिम्मेदारी भी हमारे राज्य पर है। आप खुद देखिएगा क्या है, आप मैंने बोला ना आप योजना के अंदर खुद रह के देखिए, फिर आपको योजना कैसी समझ में आती, फटाफट आपको याद सारी योजना हो जाएंगी। है क्या कि इस योजना को राज्य सरकार द्वारा 2016 में पहले स्टार्ट किया गया था, परंतु 2019 में इसको विशेष ध्यान न देके बंद कर दिया। 2023 में वापस राज्य सरकार ने इस पर ध्यान दिया और इसको चलाया गया था, और अब वर्तमान में योजना चल रही है। तो जो इस योजना के तहत पूर्व में जो राशि दी जाती थी वो 10,000 रुपये दिए जाते थे, कुल मिला के वो कितने 2 किस्तों में दिए जाते थे, 5-5 हज़ार की 2 किस्तें थी। परंतु वर्तमान में देखिए कोई भी योजना होती है उसको वर्तमान में क्यों हम पढ़ते हैं, तो उसका एक कारण होता है, कुछ न कुछ उसके लिए हुआ होता है, कुछ न कुछ बजट में घोषणा की होती है, कुछ नया होता है, कुछ यूनिक होता है, तभी इस योजना को पढ़ा जाता है। नहीं तो एवे ही हम किसी योजना को नहीं पढ़ सकते। नहीं तो आप खुद सोचिए कि 1947 के बाद कितनी सारी योजनाएं, आप तो पागल हो जाओगे, इसलिए इतनी सारी योजनाएं नहीं होती। तो उन योजनाओं के लिए कुछ हुआ होता है, इसलिए उन योजनाओं को पढ़ा जाता है। तो आप समझिएगा, तो पूर्व में 10,000 रुपये 2 किस्तों में दिए जाते थे, 5-5 हज़ार की 2 किस्तें थी। वर्तमान में ये राशि बढ़ा दी गई, कितनी कर दी गई? 20,000 कर दी गई, मतलब प्रत्येक किस्त 10-10 हज़ार की कर दी, मतलब एक किस्त 10,000 और दूसरी किस्त भी कितनी 10,000, कुल मिला कितने रुपये दिए जा रहे हैं? 20,000 दिए जा रहे हैं। किसको दिए जा रहे हैं? उष्ट पालक लाभार्थी को दिए जा रहे हैं, मतलब जो ऊँट को पालेगा उसको दिए जा रहे हैं। तब ध्यान से समझिएगा कि ये जो 2 किस्तों में जो दिए जा रहे हैं, इसमें जो पहली किस्त है 10,000 की, वो टोड़ियों के जन्म पर, आप सब जानते हो टोड़िया किसको कहते हैं, मतलब जो ऊँट के बच्चे होते हैं उनको टोड़िया बोलते हैं। तो जो पहली किस्त है 10,000 की वो ऊँट के जो बच्चा होगा उसके जन्म पर, और जो दूसरी किस्त है 10,000 की वो 1 वर्ष पूरा हो जाने पर दिए जाएंगे। और ये जो राशि है वो सीधे डीबीटी के माध्यम से उष्ट पालक के खाते में हस्तांतरित की जाएगी। तो आप खुद सोचिएगा, आप ऊँट पाल रहे हो, ठीक है ना, आप ऊँट पाल रहे हो तो आपके पास बैंक अकाउंट होगा, सब होगा, आप ऊँट पाल रहे हो तो आपको उसकी सेवा के लिए, उसको अच्छा खाना मिल सके, उसके पोषण के लिए आपको 20,000 रुपये सरकार दे रही है। देखिए नेक्स्ट है बर्तन बैंक योजना। देखो आप बर्तन बैंक योजना को अपने आप को सेंट्रलाइज करके समझिए कि जैसे कि आप एक गांव के अंदर, समाज के अंदर रहते हैं, है ना। हम सभी जानते हैं हमारे समाज में बहुत सारे सामूहिक कार्यक्रम होते हैं, जिमण होता है ना, कोई मर गया तब जिमण, कोई शादी हो गई तब जिमण, कोई जन्म लिया तब जिमण। तो ये व्यवस्था हमारे समाज में होती रहती है। तो सरकार ने क्या किया कि प्लास्टिक के उपयोग बहुत सारा होता है, हम जानते हैं कि जितना भी भोजन होगा सब में डिस्पोजल का भरपूर यूज़ होता है, प्लेटेड प्लास्टिक की होती है ना, और साथ ही साथ में पारंपरिक आयोजनों को किफ़ायती विकल्प भी, मतलब सस्ता भी पड़े लोगों को। और साथ में देखो हम सभी एक ही थालियों में, एक ही बर्तन में जब खाना खाएंगे तो सामाजिक एकता का भी सरोकार बनता है। तो इसके लिए एक योजना लाया गया, उसका नाम था बर्तन बैंक योजना। इसके लिए प्रारंभ में राज्य सरकार ने 1,000 ग्राम पंचायतों का क्या किया? चयन किया, और उन 1,000 ग्राम पंचायतों में 1-1 लाख रुपए के स्टील के बर्तन उपलब्ध करवाए जाएंगे, ये योजना के तहत है। तो इसके तहत जो पहला बर्तन बैंक खुला, आपको एक तो ये चीज़ याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोटा के रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र की खेराबाद जो पंचायत समिति, उसमें प्रदेश का पहला स्टील बर्तन बैंक खोला गया।
साथ ही साथ में आप एक चीज़ ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि राज्य सरकार ने इन बैंकों में, मान लो जैसे कोई पंचायत, उसकी जनसंख्या बहुत अधिक है, तो उसके लिए एमएलए जो कोष बनता है उसके तहत 1 लाख रुपये भी स्वीकृत आप करवा सकते हो, ठीक है। और बैंकों से गांव का कोई भी व्यक्ति बर्तन ले सकेगा, इसमें कोई भी जाति धर्म इस प्रकार का कोई अंतर नहीं होगा। और 6 बर्तन के एक सेट का किराया कितना रुपये होगा, 3 रुपये निर्धारित होगा। देखो कुछ विशेष, इसके पहले भी जो बर्तन बैंक की उसकी चर्चा हो चुकी है कि 12 अप्रैल 2025 को मदन लाल दिलावर जो कि पंचायत मंत्री है ने 12 जिले के अंदर बर्तन बैंक योजना का शुभारंभ किया था। बर्तन बैंक पर पंचायत का नाम एवं स्वच्छ भारत भी अंकित किया जाता था और प्रारंभ में कितनी 24 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया था और 50% छूट भी थी BPL ST/SC परिवारों के लिए। मतलब मदन दिलावर जी ने 12 अप्रैल को ये योजना एक तरह से प्रारंभ कर चुके थे, परंतु जो मूल रूप से जो सरकारी घोषणा होती है वो 1000 ग्राम पंचायतों के साथ हुई, जो कि पहले चरण के अंदर शामिल की गई है। इसका संचालन, इस पूरी योजना का संचालन राजविका के माध्यम से होगा और इसकी नोडल एजेंसी जो पंचायत विभाग है। नेक्स्ट योजना आप सब परिचित है इस योजना से, इसका नाम है मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। पूर्व में इसका नाम ये नहीं था, पूर्व में नाम में केवल आगे जो मुख्यमंत्री वहाँ पे लगा था इंदिरा, तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। संचालन वर्ष 2022, पर इससे काम नहीं बनेगा, 9 सितंबर 2022 को इसका संचालन वर्ष है। अब देखो इसमें इस पूरी योजना में एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है कि दिन कितने हैं, 100 दिन है कि 125 दिन है। तो मैं आपका आज ये कन्फ्यूज़न पूर्ण रूप से दूर कर देता हूँ। देखो जब योजना आई 2022 के अंदर योजना आई, तो जब 2022 के अंदर योजना आई तब इसके अंदर कितने दिन थे, 100 दिन ही थे। परंतु जब 2023 के अंदर हमारे राजस्थान के विधानसभा चुनाव होते हैं, तो सरकार ने क्या किया, इन 100 दिनों को बढ़ाकर कितने दिन कर दिया, 125 कर दिया। कब किया उन्होंने, केवल 1 वर्ष के लिए, जब वो चुनाव था, मतलब जो 2023-24 का बजट था उसमें ही ला के ये कर दिया कि हाँ भाई इस साल 125 दिन हम कार्य दिवस के रूप में देंगे। परंतु उन्होंने परमानेंट नहीं किया, जब योजना आई तब 100 दिन ही था, केवल 1 वर्ष के लिए जब चुनावी वर्ष था तब 125 दिन रोजगार प्रदान करने की इन्होंने बात करी थी, परंतु मूल योजना के अंदर कितने हैं, 100 दिन ही हैं। विभाग आप सभी को पहले से पता है, स्वायत्त शासन विभाग। याद रखिएगा इसके लिए 800 करोड़ रुपए का बजट आवंटन वर्तमान में किया गया है और लगभग 9,500 कार्य भी चिन्हित किए गए। तो आपको ये 2-3 चीज़ें इसमें याद होनी चाहिए। एक तो दिन याद होने चाहिए, महत्वपूर्ण है, 100 और 125 में कन्फ्यूज़ नहीं होना। स्वायत्त शासन विभाग है और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना इसका पूर्व नाम था। डाकू, आप सभी ने अक्सर नाम सुना होगा, बीहड़ के डाकू, चंबल के डाकू एवं चंबल नदी। तो उसी के लिए एक योजना आ रही है, डांग क्षेत्रीय विकास योजना। योजना आज की नहीं है, योजना बहुत पुरानी है। देखिए योजना सबसे पहले जब चालू हुई तो 1994-95 में इस योजना का शुभारंभ किया गया। फिर बीच में कुछ हुआ और इतना ध्यान नहीं दिया गया और बीच में बंद हो गया, नहीं बंद हुई, जो भी आप समझ सकते हो, मतलब बहुत धीमे धीमे चली। उसके बाद इसका पुनः शुभारंभ किया गया 2005 और 6 में, इसी नाम से डांग क्षेत्रीय विकास योजना के नाम से है। क्या आप तब समझिएगा कि जहाँ जहाँ चंबल नदी बहती है वहाँ पे जो चंबल नदी वो बहुत ही गहरे उत्खात या डांग बनाती है, मतलब इन क्षेत्रों को डांग बोलती है। जहाँ जहाँ नदी बह रही, एक तो जहाँ जहाँ चंबल नदी बहती गहरे जलप्रपात बनाती, साथ में उत्खात क्षेत्र भूमि का भी निर्माण करती। तो इन क्षेत्रों के विकास के लिए डांग क्षेत्रीय विकास योजना लाएगी। वर्तमान में हो क्या रहा है, आप ध्यान सुनिएगा। ये कोटा जिले के लाड़पुरा और खैराबाद ग्राम पंचायत, जो खैराबाद ब्लॉक है उसकी 14 ग्राम पंचायतों के 86 गाँवों को शामिल किया गया। मतलब एक ही जिला है कोटा जिला, उसके लाड़पुरा और खैराबाद की 14 ग्राम पंचायतों के कितने 86 गाँवों को इसमें शामिल किया गया। इसके तहत, इस योजना के तहत कुल मिला के 2192 गाँव वर्तमान में शामिल है। कब, जब 86 गाँवों को शामिल किया गया। इस योजना के अंदर करौली, आपका भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, तुम्हारा कोटा, दूसरे का बारा और तीसरे का बूंदी और झालावाड़ जिलों को भी शामिल किया गया। कुल मिला के 2192 गाँव आपको याद रखने पड़ेंगे। 86 गाँव कहाँ से, कोटा जिले के लाड़पुरा और खैराबाद से, दोनों महत्वपूर्ण है। आपका कोटा जिला आपको याद रखना ही पड़ेगा। और चालू वित्तीय वर्ष में इन जिलों में 868 विकास कार्य स्वीकृत किए गए, जिस पर 4,447.78 लाख रुपए भी खर्च होंगे।
देखो, अगर हमारे देश के गांव स्वस्थ होंगे, मजबूत होंगे, सुरक्षित होंगे, तो हमारा देश मजबूत बनेगा। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारी जो गांव, सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या बसती है वो गाँवों में बसती है। भारत एक ग्रामीण पद्धति वाला अधिक देश है, ग्राम प्रधान देश भी हम इसको कह सकते हैं। तो जो अगली योजना है वो संबंधी इसका ये मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना। देखिए, यह योजना जो है राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। इस योजना को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस या स्वास्थ्य दिवस के दिन लाया गया था। 7 अप्रैल 2025 को लाया गया था। इसका मूल उद्देश्य था कि जो प्रदेश है, राज्य है, उसके जो गांव है, उनके गांवों के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए उनमें कोई बीमारी नहीं हो, और ख़ास करके वर्तमान में जो डायबिटीज़ जैसी बीमारियां जो बढ़ रही हैं, टीबी जैसी बीमारियां जो बढ़ रही हैं, उनकी जो नंबरिंग है वो कम हो जाए। तो गाँवों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक योजना लाई गई, मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना। देखिए, इस योजना के तहत जो भी ग्राम पंचायत, देखो ग्राम पंचायत ना कि गांव, पूरी ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत 10 प्रमुख हेल्थ इंडिकेटर्स रखे गए। मतलब ऐसा मानिए कि उसने 10 पॉइंट रख दिए कि जो योजना बन रही थी उसमें कह दिया कि अगर आपकी कोई ग्राम पंचायत है और इन 10 ही पॉइंट में बहुत अच्छा काम कर रही है तो हम आपको अंत में 11 लाख रुपये का प्रोत्साहन राशि देंगे। ये एक प्रोत्साहन है। इससे क्या होगा कि जो ग्राम पंचायत के वर्कर्स हैं, जो उसके अंदर जो काम करने वाले अधिकारी हैं, वो बड़े तत्पर और लगन से काम करेंगे। तो समझिएगा कि जो ग्राम पंचायत इन 10 प्रमुख हेल्थ इंडिकेटर्स पर खरा उतरेगी उसको 11 लाख रुपये क्या दी जाएगी, प्रोत्साहन राशि। आपको जो याद करना है, एक तो 11 लाख रुपये की राशि और ग्राम पंचायत 7 अप्रैल 2025 स्वास्थ्य विभाग। देखो, महत्वपूर्ण है कि ग्राम पंचायत का जो चयन है वो कौन करेगा, वो कलेक्टर की ओर से नियुक्त अधिकारी करेंगे। साथ ही साथ में चिकित्सा विभाग के अधिकारियों द्वारा भी किया जाएगा। मतलब 2 अधिकारी करेंगे, एक तो आपके जो कलेक्टर होगा वो एक अधिकारी नियुक्त करेगा, और साथ में चिकित्सा विभाग के जो अधिकारी होंगे वो भी रहेंगे। मतलब दोनों मिलकर आपको बताएंगे किसको 11 लाख रुपये देने लायक है, कौन नहीं। अब 10 प्रमुख हेल्थ इंडिकेटर्स की आप बात ध्यान से सुना, बहुत आसान होते हैं, कोई याद करना कठिन नहीं। देखो, आप खुद समझिएगा, वर्तमान में अगर हम योजनाओं की बात करें तो एक टीबी की योजना है ना, आप सभी नाम सुना हो, तो पहली रख दो टीबी मुक्त ग्राम पंचायत, रख दिया टीबी मुक्त ग्राम पंचायत। दूसरा, प्रसव के लेकर ऐसे ही सरकार बड़ी चिंतित है, इसलिए संस्थागत प्रसव। उसके अलावा प्रसव रखी तो प्रसव के पूर्व देखभाल भी रखनी पड़ेगी, तो प्रसव पूर्व देखभाल, मतलब देखो सबसे पहले टीबी होगी, फिर संस्थागत प्रसव और प्रसव पूर्व देखभाल। इसमें 12 सप्ताह का एनएन से पंजीकरण में 4 जांचें भी शामिल है। फिर भाई बच्चा हुआ तो उसके टीकाकरण होंगे सारे, तो चौथा रख दो टीकाकरण, कितना प्रतिशत, 100% टीकाकरण होना चाहिए। अब हम अगर देखें, आज हर घर में डायबिटीज़ नामक बीमारी फैली हुई है, तो डायबिटीज़ को भी रखेंगे। तो पाँचवा पॉइंट रख दो आप, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ स्क्रीनिंग, ये भी कितना, 100% होना चाहिए। 5 हो गया। छठा, देखो टीबी तो ही, साथ में तंबाकू से लड़ने के लिए भी सरकार बहुत ही तत्पर है, तो आप एक योजना रख दो, टोबैको मुक्त ग्राम पंचायत। नहीं तो क्या होता है अपने गाँव में, तुम जानते ही हैं, ठहरे हुए बैठ के यूँ हाथ पूरा दिन मसलते रहते हो, तंबाकू तो बहुत सेवन होता। तो छठा आप क्या रख दोगे, टोबैको मुक्त ग्राम पंचायत। एक आपने अक्सर सुना हुआ एक योजना है, माँ योजना कार्ड एवं PMJY कार्ड का वितरण, सुना है ना? हाँ, तो ये जो योजना है खास करके माँ योजना कार्ड और PMJY कार्ड का वितरण, ये भी कितना, 60%। फिर अब देखो 3 बचे। अब देखो, अगर हम हमारे बुजुर्गों का ध्यान नहीं रखेंगे तो उनका ध्यान कौन रखेगा, तो एक हेल्थ इंडिकेटर उनके लिए भी, नागरिकों की स्वास्थ्य जांच 60 वर्ष से अधिक उम्र के लिए। फिर आपने एक बीमारी और सुनी होगी, मोतियाबिंद। खास करके एक बार उम्र हो जाए तो उसके बाद मोतियाबिंद होना संभव ही है, हमारे भारत में बहुत फैला हुआ। तो एक आप रख दो मोतियाबिंद की जांच एवं उपचार, कितना, 100%। और अंत में रख दो लास्ट, खसरा का टीकाकरण। तो आपको 10 हेल्थ इंडिकेटर्स याद होने चाहिए, साथ ही साथ में ग्राम पंचायत 11 लाख रुपये प्रोत्साहन राशि, और ये चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि जो भारत की आत्मा होती है वो गाँवों में बसती है। तो महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना, देखो जब तक गाँव का विकास नहीं तब तक हमारे देश का विकास नहीं होगा। तो उसी के क्रम में एक योजना लाई गई, महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना। देखिए इसका पूर्व नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसका जो पूर्व नाम था वो गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना था। इसका जो संचालन है वो वर्ष 2014 से हो रहा है।
ठीक है। परंतु नया इसमें क्या है, तो मैं पहले आपको नया बताता हूँ। तो राज्य बजट 2025-26 के अंदर जो भी वर्तमान बजट है उसमें इस योजना के तहत 35 सबसे पिछड़े ब्लॉक्स का चयन किया गया। मतलब जो राज्य के भी 35 पिछड़े ब्लॉक्स होंगे उनको चयन किया गया और उनके लिए करीब 75,000 करोड़ रुपए का क्या कर दिया गया है, प्रावधान किया गया। इसलिए इस योजना को हमको वापस पढ़ना पड़ रहा। अब ये योजना क्या, हम इसको समझते हैं कि राजस्थान के जो गाँव होंगे जिसमें विकास में थोड़े पिछड़े होंगे, जिसमें कुछ कमी होगी, तो उनके विकास, वहाँ पे रोजगार सृजन और सामुदायिक संपत्तियाँ जैसे पार्क हो गए, ओपन जिम हो गए और इसी प्रकार मंदिर हो गए, शमशान हो गए, इस प्रकार के जो सामुदायिक निर्माण होते हैं उन संपत्तियों का निर्माण करना। तो आपको इस योजना में याद क्या रखना है कि 2014 से संचालित है। पूर्व नाम इंटरेस्टिंग है, पूछे जाने लायक है, गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना, और 75 करोड़ रुपये का बजट का इस बार प्रावधान दिया गया।